कैसे हैं आप सब कुछ? सब अच्छा, एम आई ऑडिबल? आवाज़ मेरा आ रहा है सबको या आ रहा है ना सबको? बस यस। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स वंस अगेन। तो जैसे सर ने मेरा ऑलरेडी इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे चुका है, नीड मुझे तो लगता है मुझे अब अपना इंट्रोडक्शन देने का नीड ही नहीं है। देखिए, मैं हूँ मेरा नाम है रवि अरोड़ा। एसबीआई में मैंने ज्वाइन किया था 1 मार्च 2011 को। तो अभी 1 मार्च अभी जो आ रहा है 6 ईयर्स हो जाएंगे कंप्लीट। तो यू कैन से अभी मेरा 5 ईयर्स 11 मंथ्स तक का एक्सपीरियंस हो चुका है बैंक में। उससे पहले जैसे सर ने मुझे बोला कि बैंक ऑफ बड़ौदा में था मैं, वहाँ भी मैंने पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया था। वहाँ मेरी पोस्टिंग गुजरात में थी, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे सूरत है ना, यहाँ पे आई हैड ज्वाइन, वहाँ पे 4 महीने था। फिर जब मेरा एसबीआई का रिजल्ट आया था तो फिर वहाँ पे मैंने अपना रेजिग्नेशन देके आई हैड ज्वाइंड एसबीआई। अब आप सबको देखकर ना मुझे अपने स्टूडेंट डेज की याद आती है। मैं भी आप लोगों की तरह था, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि बहुत अलग हूँ। आप जैसे स्टूडेंट्स, जैसे आज आप बैठे और हम एड्रेस कर रहे हैं, एक टाइम वो था, आज से 5 साल पहले हम स्टूडेंट्स थे और हमें हमारे सीनियर्स ने गाइडेंस दिया था। सो आई एम थैंकफुल टू दोज सीनियर्स की जिनकी वजह से आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि हम आपको गाइडेंस कर रहे हैं। एक बात बोलना चाहूँगा, पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग एसबीआई में क्यों आना चाहते हैं? इतने बैंक्स हैं, इतने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इतने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वाई एसबीआई? कोई जवाब देना चाहे, कोई भी? वाई एसबीआई? बोल सकते हैं, बी एट कंफर्टेबल। मैं कोई आप वो इतना वो अब इतना कोई एज डिफरेंस नहीं है। आई एम ऑल्सो लाइक जस्ट लाइक यू। ठीक है, पैसे के अलावा, सैलरी के अलावा, स्टेटस, सिक्योर जॉब। पीछे से आपने हाथ खड़ा किया था। रिनाउंड नेम, सोशल स्टेटस, पैसे के लिए, उसके अलावा और कुछ? करियर ग्रोथ, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज। आपको पता है एसबीआई की ब्रांचेस इंडिया में तो हैं ही है सबसे ज्यादा, फॉरेन कंट्रीज में भी 44 कंट्रीज में है हमारे ऑफिसेस। आर यू अवेयर? डे वन से जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं तब से आपको एज ए फुल एम्प्लॉय, लाइक होता है ना परमानेंट एम्प्लॉय, आपको ट्रीट दिया किया जाता है। सारी फैसिलिटीज फ्रॉम डे वन यू आर गेटिंग। आर यू अवेयर? कोई अवेयर है कि क्या क्या फैसिलिटी बैंक में ज्वाइन करने पर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, बताइए। हाँ, आप क्लर्क ज्वाइन करना चाहते हैं या पीओ ज्वाइन करना चाहते हैं? पहले तो ये बताइए आप सबका माइंडसेट क्या है। यू वांट टू ज्वाइन एज एन ऑफिसर और एज ए क्लरिकल? क्योंकि जिस माइंडसेट से आप लोग तैयारी करेंगे आपका वैसे ही एग्जाम क्लियर होगा, ये मैं आपको पहले बोल देता हूँ। हाँ, मैं आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ द ऑफिसर, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट क्लरिकल। ना मैंने ज्वाइन किया है ना कुछ किया, आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ द ऑफिसर लेवल। तो आप मुझे जो भी बता रहे हैं फ्रॉम एन ऑफिसर सुपरवाइजरी रोल के हिसाब से बताइए। देखियो, मैं कोई ऐसे वैसे उड़ती हुई बात नहीं करूंगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा। पैसा सबको इंस्पायर करता है। जहां पर सैलरी मुझे ज्यादा मिलेगा मेरे काम के प्रति, मैं वहां प्रेफर करूंगा जाना। ठीक है, और अगर पैसे के साथ साथ मुझे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी मिल रहा है तो ऑब्वियसली मैं वहां जाना प्रेफर करूंगा। प्राइवेट में क्या है, आज गए ठीक है, फैसिलिटीज मिल रहे हैं, एनहेंसमेंट्स मिल रहे हैं, पर्क्स मिल रहे हैं, पर कल को कंपनी डूब गया, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, बॉस खुश नहीं हुआ, बस आपको 3 दिन का नोटिस देगा, 1 मंथ का एडवांस सैलरी, बस दैट्स इट। आप यू आर गिवन अ पिंक स्लिप एंड अब आप जा सकते हैं, यू आर नो मोर एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट एसबीआई में ऐसा नहीं है। जब आपका फाइनल सिलेक्ट लिस्ट में रोल नंबर आ जाता है, फ्रॉम दैट डे यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ एसबीआई एंड कोई भी माइकल लाल नहीं है कि आपको जॉब से निकाल सकता है। मैं एकदम सिंपल प्लेन जो लैंग्वेज है मैं वो यूज कर रहा हूँ, कोई ऐसा सोफिस्टिकेटेड कुछ भी नहीं है। नो वन कैन चक यू आउट फ्रॉम द जॉब। ठीक है, तो सबसे पहला मेन बेनिफिट क्या है? देखिए, पैसा सब कुछ है, पर सबसे पहले क्या है? एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एसबीआई इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी आप पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है यू आर ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट इसके कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। ज़्यादा नहीं है, डरने का कुछ नहीं, इफ्स एंड बट्स। बट पहले एसबीआई, तो आपने जैसे बताया स्टेटस, करियर अपॉर्चुनिटीज, पोस्टिंग्स,
जॉब सिक्योरिटी स्टेटस। आपको किसी ने मुझे ये नहीं अभी तक बोला, जो मैं आई वॉज लुकिंग फॉर एन आंसर, कि आपका ना अलग अलग जगह पे ट्रांसफर होता है। आपको पूरा इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया घूमने को मिलती है। एसबीआई में ये कल्चर है कि एवरी 3 years यू आर ट्रांसफर्ड, चाहे इन द सेम सिटी अलग ब्रांच हो, या टू सम अदर सिटी, सम अदर स्टेट, या फॉरेन भी आप जा सकते हो। और जो फॉरेन जाते हैं वो मिनिमम 5 years के लिए होता है वो असाइनमेंट। और फॉरेन का मतलब ये नहीं है कि श्रीलंका, नेपाल या ये वो सब कुछ। फॉरेन मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप, यू नेम द कंट्री आवर बैंक हैज ब्रांच देयर। रशिया, चाइना, हांगकांग, दुबई, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, अपना यूरोप में लंदन, पेरिस, इटली, सिडनी, स्विट्जरलैंड में नहीं है, इटली से चले जाना। तो क्या ये सब जगह पे है, पर ये मत समझे इसके लिए आसान है। उसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल जब आप आ जाते हैं बैंक के अंदर, उसमें एक इंटरनल एक रिटर्न एग्जाम होता है, जैसे पीओ का एग्जाम होता है, तो उसके लिए एक रिटर्न अलग से एक पीओ वो होता है, एक रिटर्न का एग्जाम, तो उसके बेसिस में यू गेट सिलेक्टेड। चलो दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एसबीआई में मेन रीजन यही है। पहले तो अमेनिटीज जो मिलता है आपको, कोई भी स्टार्टिंग में ही आपको 4 इंक्रीमेंट्स जो मिलते हैं ना, वो एटलीस्ट मतलब 2000 रुपीज पर मंथ आपकी एडिशनल सैलरी वहीं पर फिक्स हो जाती है। बाकी सब बैंक्स में ऐसा नहीं है, उनका डिफाइंड सब कुछ है कि इतना ही मिलेगा, इतना होगा, इतना। एसबीआई में द डे यू ज्वाइन यू गेट इंक्रीमेंट्स एडिशनल, 4 इंक्रीमेंट्स मीनिंग 500 के 4 इंक्रीमेंट्स होते हैं, तो 2000 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा आपको ऑलरेडी यू गेट। एनुअल बेसिस पे 24,000 एडिशनल सैलरी आपका पहले ही फिक्स्ड हो जाता है, मतलब जितना है अपना सीटीसी एंड ऑल। एक पीओ का जब वो ज्वाइन करता है, उसका एवरेज सैलरी बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग कि आपका पोस्टिंग कहाँ है, क्योंकि वो कुछ एचआरए और उन सब पे डिपेंड करते हैं, तो रेंज 8 to 12 लाख पर एनम, सब अमेनिटीज इंक्लूड करके 8 to 12.5 लाख आपका बन जाता है स्टार्टिंग में। एंड अभी वेज नेगोशिएशन फिर हो रहा है इस साल, आई थिंक वो कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर से ये और बढ़ जाएगा। हमारा एवरी 5 years में इनको होता है वेज नेगोशिएशन, तो इट इज ड्यू 1 November दिस ईयर। तो अभी जो मैंने रेंज बोला है, ये नेक्स्ट ईयर 2018 से और बढ़ जाएगा। जो अभी प्रेजेंट सैलरी स्ट्रक्चर है वो मैं बोल रहा हूँ। इसमें आपको कंपनी अकोमोडेशन मिलता है, अगर कंपनी के वो फ्लैट्स नहीं है तो आपको लीज रेंटल मिलता है। मुंबई में द डे यू ज्वाइन, इफ यू आर नॉट गेटिंग अ कंपनी फ्लैट, यू आर गेटिंग अ 33,000 पर मंथ का लीज रेंटल। दैट मीन्स कि आप एक अच्छे आलीशान घर पे 3 BHK 2 BHK में रह सकते हैं, द बैंक इज गोइंग टू पे 33,000 पर मंथ टू द लैंडलॉर्ड, एंड दिस एक्सक्लूड्स पार्किंग फैसिलिटीज, योर सिक्योरिटी डिपॉजिट, योर जिमिंग फैसिलिटीज, योर अदर जो भी कुछ सोसाइटी के चार्जेस होते हैं वो सब अलग से होता है फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द फर्स्ट मंथ यू आर ज्वाइनिंग। कंपनी के फ्लैट्स भी हैं, आई एम स्टेइंग इन मुंबई, कंपनी के फ्लैट्स में। लोखंड वाला नाम सुना किसी ने? शूट आउट वाला, किसी को एरिया पता है वो कैसा एरिया? बहुत अच्छा पॉश एरिया। आई एम स्टेइंग देयर इन अ कंपनी फ्लैट, फुल 2 BHK इंडिपेंडेंट फ्लैट मिला हुआ है आराम से, फुल 2 BHK फ्लैट विद प्रॉपर अमेनिटीज, ये सब कुछ लोखंड वाला में। वहां पर मुझे इतने टीवी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, इतना सब कुछ मिलता है ना देखने को, मतलब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है इन कंपेयर टू अदर्स, जहाँ पर अदर्स आर पेइंग मंथली रेंटल फ्रॉम देयर ओन पॉकेट ऑफ 50,000 55,000, उस एरिया का हिसाब से बोल रहा हूँ। हियर आई हैव टू पे नथिंग। पोस्टिंग मरीन ड्राइव, किसी ने नाम सुना है? मुंबई कहाँ पे है मरीन ड्राइव? क्या है मरीन ड्राइव, बताइए कोई। हाँ, my office is just across the marine drive, across the road is the full marine drive। मेरी सीट से वहाँ पे पूरा समुंदर, दैट अरेबियन सी इज देयर, तो पूरा हमें फैसिलिटीज मिलता है। लंच टाइम होता है, हम लोग आराम से नीचे 1 से 2 घूमने जाते हैं मरीन ड्राइव पर शाम को, एवरी डे, वीकेंड्स, एक अच्छा व्यू मिलता है। आई एम पोस्टेड देयर, माई रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज इन एयर इंडिया बिल्डिंग। एयर इंडिया बिल्डिंग, अगर कोई मुंबई गया होगा मरीन ड्राइव में,
तो उन्होंने एयर इंडिया बिल्डिंग देखा होगा। हाँ, तो माई ऑफिस इज इन एयर इंडिया बिल्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, 6th उधर है। तो ये फैसिलिटीज़ क्यों, कैसे मिलता है? बस मैंने पीओ का एग्ज़ाम निकाला, आपके लिए सिर्फ ये है, आपको मेहनत करनी है सिर्फ 1 टाइम। आप पीओ का एग्ज़ाम निकाल लीजिए, बस उसके बाद आप ना दूल्हे राजा हैं बैंक के। फुल ट्रीटमेंट, आपका हनीमून पीरियड तब शुरू हो जाएगा। जैसे दूल्हे राजा को सब मिलता है ना, सासू माँ देती है कि ये खा लो वो खा लो, पूरा एकदम अच्छा ट्रीटमेंट, पूरा एकदम वैसे मिलता है। आपके लिए ये है, आप एक बार मेहनत कर लीजिए बस। द वंस हु क्लियर दिस एग्जाम ना, उनसे बस आगे कोई होगा ही नहीं, मतलब आगे कोई टेंशन नहीं लेना, लाइफ सेट है बॉस। उसके बाद समझ रहे हैं, लाइफ सेट है उसके बाद। बस आपको क्या करना है, पहले दिन जाकर अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट, एसबीआई में है अकाउंट सबका? सबका है? जिसका नहीं है वो अब मंडे को जाकर खुलवाएंगे, क्योंकि आपका पीओ क्लियर होने के बाद आपके उसी अकाउंट में मंथली सैलरी आने वाला है। इसके साथ साथ हमें फर्नीचर मिलता है। बता सकते हैं आपको डे 1 से कितना फर्नीचर बैंक देता है? नहीं इतना नहीं, अभी इतना नहीं है। स्केल 1 आप ज्वाइन करते हैं तो वो स्केल के हिसाब से बढ़ता जाता है। स्केल 1 का 1,20,000 फर्नीचर है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर सब बैंक प्रोवाइड्स। यू कैन, मतलब बैंक पेज यू इन एडवांस एंड यू कैन, आप अपने मनपसंद का कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रिज, लैपटॉप, एलईडी टीवी, कुछ भी, मतलब अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड दिस थिंग आपको बैंक प्रोवाइड करता है। एंड दैट इज रिन्यूड, इलेक्ट्रॉनिक्स एवरी 5 years एंड फर्नीचर आफ्टर एवरी 10 years। मतलब आप 5 साल के बाद जो आपका लैपटॉप है, समझ लो कि उसका मार्केट वैल्यू 0 हो गया और अब उतने ही अमाउंट का फिर से कुछ और ले सकते हैं। बैंक इज पेइंग दिस, नथिंग फ्रॉम माई पॉकेट। इसके अलावा आपको मंथली बोल रहा हूं, अगर आपके पास कार है, 85 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एवरी मंथ। 85 लीटर्स मतलब जो भी मार्केट प्राइस है पेट्रोल का, जैसे मान ली 70 रुपीज है, 80 रुपीज है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। मुंबई में कितना है, 20 में कितना, 80 इंटू, सॉरी दैट 70 प्राइस मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ, 70 रुपीज इंटू 85 लीटर्स पेट्रोल आपको पर मंथ मिलता है। उसके अलावा आपको न्यूज़पेपर्स का मिलता है, न्यूज़पेपर्स लगाएंगे आप लोग, उसका मिलता है। घर पे साफ सफाई करने के लिए सर्वेंट्स आते हैं, उसका मिलता है। नहाने के लिए बकेट और मग्गा होता है उसका भी मिलता है उसका तक देता है बैंक। ये सब एडिशनल फैसिलिटीज है, पर मंथ मैं बोल रहा हूँ, माइंड में ये एनुअल नहीं बोल रहा हूँ, पर मंथ बोल रहा हूँ, जो कि अराउंड 10 से 15,000 एक्स्ट्रा आता है अपार्ट फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी। देखो मैंने स्टार्ट वहीं से किया जहां से आप लोगों का इंटरेस्ट है। मैं आकर यहाँ पर लेक्चर देने लग जाऊं कि पीओ ये करता है, पीओ का प्रोफाइल ये होता है, वो होता है, वो सब भी होगा पर थोड़ा बाद में। पर जो मेन है भाई, क्यों हम बैंक ज्वाइन करें, क्यों नौकरी करना चाह रहे हैं? पेट पालना है ना, सेट होना है ना लाइफ में। सेट होंगे तभी तो आगे जाकर कोई बोल पाएंगे शादी के वक्त कि हाँ हमारा लड़का ये करता है, हमारी लड़की वो करती है, या अच्छी पोस्ट में हो गए वगैरह वगैरह, है ना। तो मैं इसलिए आपको वहीं से शुरू किया, जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। कुछ क्वेश्चंस आपके, कुछ पूछना चाहेंगे आप अभी तक? हाँ, कैंटीन सब्सिडी, कैंटीन सब्सिडी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, कैंटीन सब्सिडी कुछ नहीं है इसमें। वो आर्मी और उन सब का होता है, जो आर्मी कैंटीन, अपने एसबीआई का ऐसा कुछ कैंटीन सब्सिडी नहीं है। वो टी कॉफी एंटरटेनमेंट अलग है, अभी वो मैं आऊंगा उस पर। एंटरटेनमेंट एक एक्सपेंसेस मिलता है जो चाय कॉफी और उन सब के लिए, वो आपका डिपेंडिंग करता है कि आप ब्रांच में है तो आपको उस अकॉर्डिंग मिलता है, और अगर आप बैक ऑफिस में काम करते हैं तो वो आपको उस अकॉर्डिंग मिलता है। वो रेंज करता है, उसका कोई स्पेसिफिक स्केल नहीं है, बट वो भी सबको मिलता है, उसको हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। और पीछे का क्वेश्चन था, हाँ 1 अप्रैल से वो मर्ज सारे हो रहे हैं एसोसिएट्स। उसका यही हो सकता है कि देखिए जो वहाँ का स्टाफ है, ये थोड़ा सा उनका लॉस होगा, उनकी सीनियोरिटी हमसे कम हो जाएगी। मतलब मान लीजिए मैं अगर आज की डेट में डिप्टी मैनेजर हूँ और एक डिप्टी मैनेजर एसोसिएट्स बैंक्स में है, तो जब वो मर्ज होकर अपना एसबीआई में आएंगे, ही विल बी जूनियर टू मी, चाहे हमने सेम टाइम सेम मंथ सब कुछ ज्वाइन किया, बट आफ्टर कमिंग इनटू एसबीआई ही विल बी जूनियर टू मी,
जो भी कोई आते हैं XYZ, ठीक है। उसकी टेंशन ना लो, बस यहाँ पीओ के लिए आए हो ना, तो पहले उसकी आप तैयारी करो। वो सब मर्ज हो जाएगा। दोनों बैंक्स, जितने भी एसोसिएट बैंक्स हैं, जो सीबीएस प्लेटफॉर्म है, बोथ बैंक्स आर यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर। इट इज बाय कंट्रोल्ड बाय आवर बैंक का जो भी पूरा आईटी प्लेटफॉर्म है, इधर बेलापुर है, मुंबई में सीबीडी बेलापुर, वहाँ पे सब बैलेंस वहीं से होता है। तो सेम सॉफ्टवेयर, सेम प्लेटफॉर्म, सब, यू नीड नॉट वरी, सब वो बैक एंड में हो जाएगा, वो ऑलरेडी हो चुका है। डिप्टी जनरल मैनेजर इज स्केल 6, आई एम अ डेप्यूटी मैनेजर। अभी 6 साल में यार, अभी मेरे को इतना बड़ा नहीं, धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे। आई एम ड्यू फॉर माई नेक्स्ट प्रमोशन अप्रैल दिस मंथ। थैंक यू सो मच, अगर विशेष मिलेंगे तो बिल्कुल होंगे। तो देखिए, पहले तो मैंने चलो ये सब कुछ आपको बता दिया कि ये सब कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है मोटे मोटे तौर पे सब कुछ, ठीक है। अभी मैं आपके लेवल पे आता हूँ। देखो, ये पहले मुझे इसलिए बताना था सो दैट यू गाइस गेट इंस्पायर्ड कि अगर आप अपना एसबीआई में आएंगे, ये सारी फैसिलिटीज़ और किसी बैंक में हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा है नहीं है, पर कम है। वहाँ पर अगर अपने एसबीआई में 85 लीटर्स मिलता है, तो आप अगर दूसरे बैंक में जाएंगे, यूनियन बैंक या कोई भी, तो वही आपका रिड्यूस होकर 60 लीटर 65 लीटर ऐसे हो जाता है। समझ रहे हैं? सैलरी स्ट्रक्चर ज़्यादा है हमारे बैंक का, नेशनलाइज्ड बैंक है, तो ये सब कुछ है। और अगर आपको पोस्टिंग लेनी है मेरे जैसे लोखंड वाला और मरीन ड्राइव में, तो पीओ तो क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है ना। अब मैं आपके लेवल पे आता हूँ। देखिए, ओके, ठीक है। तो ये अब मैं आपके लेवल पे आता हूँ। देखिए, जब मेरी पीओ की जर्नी शुरू हुई थी, ये जो मैं आज फैसिलिटीज, आज जो मेरा स्टेटस है, देखो अगर मैं आज एसबीआई में नहीं हूँ तो मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। व्हाट आई एम इज बिकॉज ऑफ माई जॉब, बिकॉज ऑफ एसबीआई, ठीक है। तो अगर एसबीआई नहीं है तो कुछ नहीं हूँ। आज से 5 ईयर्स पहले, आई एम नॉट टॉकिंग बहुत फार, 2010 की ही मैं बात कर रहा हूँ। मैंने क्या किया था, आई हैड जस्ट कंप्लीटेड माई एमबीए। आई विल जस्ट गिव यू माई ब्रीफ बैकग्राउंड। मैंने, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाब, चंडीगढ़ से हूँ मैं। बीकॉम किया, अपना बीकॉम ऑनर्स किया था। फिर उसके बाद बीकॉम के टाइम में एमबीए का, कैट का सब तैयारी दिया। देयर वाज नो पेपर विच आई हैड लेफ्ट ऑफ कैट, जैट, मैट, स्नैप, नारसी मुंजी, महाराष्ट्र सीईटी, सब एग्ज़ाम दिया मैंने, ठीक है। पर उसके बाद फिर मेरा एमबीए में जो लगा वो चंडीगढ़ में ही अपना पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो आई कंप्लीटेड माय एमबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, अपना सेक्टोरल एमबीए था। तो हमारा जैसे ही वहाँ पर जब एमबीए किया था तभी वैकेंसी निकला था एसबीआई पीओ का, जैसे इस बार निकला ना, अराउंड 2400 वैकेंसी। अपने टाइम में 3500 था, बट द पेपर स्ट्रक्चर वॉज डिफरेंट। अपने टाइम में क्या था, देर वॉज अ 2 आवर्स रिटन एग्जाम, 50 क्वेश्चन ईच, 200 क्वेश्चन, डीआई, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। एंड सेक्शनल कट ऑफ से जिसने वो पेपर निकाल दिया, फिर डायरेक्टली ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू एंड देन यू आर सिलेक्टेड। अभी थोड़ा पेपर फॉर्मेट चेंज हो गया। हमारे लाइफ टाइप में क्या था कि हमने लाइक जैसे पेपर पेन फॉर्मेट था, अभी क्या हो गया, ऑनलाइन। इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस ऑनलाइन, जैसे वो एग्जाम देते हैं? जितना प्रैक्टिस अब ऑनलाइन करेंगे ना, उतना ही होगा। And the mantra for my clearance of PO is nothing else, pure hard work and practice. जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपके कंसेप्ट्स, फंडास सब क्लियर होंगे। My no mantra is there, only मेरा राइटिंग थोड़ा सा गंदा है, so please bear with me. मेरा ओनली मंत्रा ये है, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि मैं गाइड ले लूँ, ये कर लूँ, रट्टा मार लूँ, इसमें कुछ कोई फंडा नहीं चलेगा। अब जितना करेंगे मेहनत, उतना वो होगा। एंड आई एम थैंकफुल टू मृदुल जी एंड अभय जी, उन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आप लोगों के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। क्योंकि जैसे सर बोल रहे थे, लायक बच्चे नहीं मिल रहे हैं। 2000 वैकेंसीज था एंड अप्रॉक्सीमेटली 1300 ही सेट ना, तो 1300 ही सिलेक्ट हुए। जो ये फोटोज आप देख रहे थे मेरे मतलब सामने बिफोर दैट, वो चेयरमैन मैडम से मिलते हुए,
ये मीटिंग में हम लोग गए थे यही डिस्कशन करने की ऐसा क्यों हो रहा है, कमी क्यों हो रही है कि आप वैकेंसीज निकालते हैं देन यू आर नॉट फिलिंग अप द वैकेंसीज। वो मैडम ने यही बोला था, आई वॉज शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद अभय जी लास्ट नाइट, लायक बच्चे नहीं मिल रहे कि पोटेंशियल हो सके, क्योंकि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ना बस वो ऐसी है कि अब आपको ना ऑन द टोज रहना पड़ेगा। ब्रांच में कस्टमर आएगा, आपने अगर थोड़ा सा इधर उधर ध्यान दिया, एक खाते से पैसा दूसरे खाते में जाना है, तीसरे खाते में चले गया, बस समझ लो कि यू आर फिनिश्ड। इतना आपका क्लास लेगा ना वो कि नो वन विल कम टू सेव यू। इसीलिए यू हैव टू बी अटेंटिव, पोलाइट एट द सेम टाइम, क्योंकि कस्टमर रश बहुत रहता है। आप लोगों ने देख लिया है जनधन के टाइम में, डीमोनेटाइजेशन के टाइम में बैंक्स का कितना बुरा हाल था। कैश जमा पैसा बैंक ब्रांचेस में था नहीं और रात रात से लाइनें लग रही थी। और एसबीआई वालों का तो पूछिए मत, मैं खुद उसका एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। समझ रहे हैं, इट टेक्स अ मेंटल, पूरा एग्नी हो जाता है। रात के 12 बजे हमारा ब्रांच का शटर डाउन होता था, पैसे नहीं थे, लोग शटर तोड़ने के उसमें आ गए थे। तो समझ लो आपको ऐसे मेंटल जब उससे गुजरना पड़ता है ना, तभी ये एग्जाम्स आपको इतना थोड़ा टफ बनाया जाता है कि जो स्टूडेंट्स है हाउ मच मेंटली दे आर प्रिपेयर्ड टू टैकल सच टफ सिचुएशंस। उसमें अपना कामनेस रखना, पोलाइटनेस रखना एंड एट द सेम टाइम स्टर्न रहना। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत काम हो रहा है या कुछ आपके साथ कोई स्टाफ के साथ बिहेवियर कर रहा है या कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर रहा है। नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, बी इट योर ओन स्टाफ मेंबर और योर सुपरवाइजर। तो इसीलिए इन एग्जाम्स को अब इतना थोड़ा इसका मॉड्यूल चेंज करके इसको टफ बनाया गया। और मैडम यही बोल रहे थे कि लायक बच्चे हमें तभी नहीं मिल रहे क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है थोड़ा मेंटली उनको नहीं, वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं? मैं अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे ही सुपरवाइजर ने, ये ज़्यादा कोई दूर की बात नहीं है, ये नवंबर का ही एक इंसिडेंट है। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कुछ पर्सनल वो बोल दिया था विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। तो आई सेड कि आप बस जो भी बोलिए, अगर मेरे को ऑफिशियली या प्रोफेशनली कोई मेरा मिस्टेक है आप मुझे बोलिए, बट प्लीज नथिंग, आप मेरा, यू आर नॉट एंटाइटल टू स्पीक अबाउट माई पर्सनल लाइफ वगैरह। मैंने बोल दिया उसका बॉस से एंड सीधा अपने डीजीएम के पास गया, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कि ऐसा ऐसा बॉस हो रहा है, आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ, नहीं तो मैं सीधा आई एम राइटिंग शूटिंग कंप्लेंट टू द एचआर डिपार्टमेंट। ऐसे ऐसे क्लास लिया सुपरवाइजर का, जो जिससे मतलब मेरा हुआ था बहस। तो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सच सिचुएशंस, बहुत टफ सिचुएशंस हो जाती है कि आपको ना, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर बोल रहा हूँ कि यू आर अटेम्प्टेड टू लूज योर टेम्पर। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये जो पीओ के एग्जाम्स है इनका डिस्कशन हुआ था, थोड़ा इसका लेवल टफ किया गया। पहले प्रीलिम्स किया गया, मेंस किया गया, फिर अपना ग्रुप डिस्कशन है, फिर इंटरव्यू है, तब जाकर फाइनल सिलेक्शन। एंड आई वांट, जो भी आज यहाँ पर बैठा है 100% of the students should get selected as SBI PO. 100%, not even one. And I'm thankful to मृदुल जी and अभय जी कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि ऐसे हमारा होता है चेयरमैन मैडम से डिस्कशंस कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। समझ रहे हैं? तो आप गोइंग बैक, ये तो सारा चलो मेरा आज का जो है लाइफस्टाइल है, इतना फैसिलिटीज पर्स, बट पर्स मेरा स्ट्रगल भी बहुत रहा है। इट वॉज नथिंग लाइक, मैंने इतने एग्जाम्स दिए, आई हैव सीन मेनी मेनी फेलियर्स, तब जाकर आज मुझे सक्सेस मिली है। मैंने जब बीकॉम सेकेंड ईयर में था एज अ स्टूडेंट, आई वाज देयर डूइंग माय ग्रेजुएशन, तब क्लरिकल का एलिजिबिलिटी था +2, 12th स्टैंडर्ड था। लकीली माय फादर इज ऑल्सो अ स्टेट बैंकर, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया। ही हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन ऑल द टाइम। मेरे मदर भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट डिपार्टमेंट में है, तो थोड़ा उन्होंने भी इनकरेज किया कि नहीं, यू डू द एफर्ट्स। आई एम द सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, एक मतलब एक थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा मिला कि ऐसे ऐसे। बट बात ये है कि मैंने स्ट्रगल किया। बीकॉम सेकेंड ईयर से मैंने सारा क्लरिकल एग्जाम देना शुरू किया। तब मेरे को ये नहीं था कि मुझे पीओ बनना है या मुझे ये मतलब करना है। उस टाइम मेरा सिर्फ मेन मोटिव ये था कि बस रिटर्न में चाहे मैं फेल हूँ या कुछ भी हूँ, आप जितने रिटर्न एग्जाम्स देंगे ना आपको उतना एक्सपीरियंस होता जाएगा। +2 से मैंने स्टार्ट किया था देना, जो क्लरिकल एग्जाम आए किसी भी बैंक का, बस
भाई आँख बंद करके भरो फीस, दो 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 दो। प्रैक्टिस करते करते बहुत कॉन्फिडेंस आया था। +2 से चालू किया देना क्लरिकल का, कॉर्पोरेशन बैंक का दिया था अपने टाइम, 2009 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 2007। तब मेरा ग्रेजुएशन 2008 में हैड कम्प्लीटेड, तो 2007 की बात कर रहा हूँ। दिया, क्लरिकल के एग्जाम देने शुरू किए, अपना LIC का दिया था, कॉर्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक। तब क्या होता था, तब ये IBPS वाज नॉट देयर, IBPS बाद में अभी शुरू हुआ था। तब ईच बैंक वाज इंडिपेंडेंटली टेकिंग दिस थिंग, देयर ओन क्लरिकल एंड ऑफिसर्स एग्जाम। तो वो देना शुरू किया। आई यूज टू गेट डिप्रेस कि जब भी रिजल्ट आया, पापा नहीं हुआ, पापा नहीं हुआ, कहाँ पर कमजोरी हुई, कहाँ पर कमजोरी हुई। तो एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है, तब मेरा फोकस एक्चुअली में तब MBA में था, आई विल बी वेरी फ्रैंक। तब ये क्लरिकल और इन गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ मेरा तब इतना इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, आई वॉज टेकिंग कोचिंग एट दैट टाइम फॉर कैट वगैरह। तो शायद इस चीज़ ने भी हेल्प किया कि मैं कैट की तैयारी कर रहा था ना, तो उसमें भी मैथ्स DI करते करते एक वो एक्सपीरियंस हुआ, और उसके साथ साथ ये वाले एग्जाम्स भी दिए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस जैसे जैसे मैं एग्जाम देते गया। फिर मैं BCom फाइनल ईयर में आया। कैट में मेरा देखो, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, आई वोंट से कि मैं बहुत हाई फाई स्टूडेंट था। मेरा कुछ 74 या 75% आया था जब मैं BCom फाइनल ईयर में था। फिर ऐसे ही जैट का दिया था, जेवियर्स का, तो उसमें थोड़ा और इम्प्रूव किया। फिर इधर क्लरिकल के दिए, तो करते करते मेरा थोड़ा इम्प्रूव हुआ, कैसे करना माई एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल मतलब कैसे करना, क्लरिकल में कैसे करना, DI मेरा फिर स्ट्रांग होता गया। द सीक्रेट इज ओनली दिस थिंग, नथिंग एल्स। मैं यहाँ पर कोई आपको कोई वो जादू का मंत्र नहीं सिखाने आया हूँ, ठीक, कि ऐसे करोगे तो हो जाएगा। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आपको बहुत फेलियर्स मिलेंगे लाइफ में, नॉट ओनली इन दिस PO एग्जाम्स, बट आई एम टॉकिंग लाइफ एज अ जनरल। बहुत फेलियर्स मिलेंगे, बट डोंट गेट डिसहार्टेंड। प्रैक्टिस करते रहिए, तभी सक्सेस मिलती है। आई हैड टू ऑलमोस्ट स्ट्रगल, देखिए मैंने 2007 से शुरू किया, तब जाकर मुझे 2011 में सक्सेस मिली। वो 4 साल मैंने भी स्ट्रगल किया, खूब किया था, ऐसे नहीं है। हमारे टाइम में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, अराउंड 15 लाख कैंडिडेट्स हैड अपीयर्ड फॉर दिस SBI PO एग्जाम। उन 15 लाख कैंडिडेट्स में से 7000 ही सिर्फ रिटर्न क्वालिफाई कर पाए थे। 7000 में से फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ, इंटरव्यू हुआ, तब जाकर 3500 कैंडिडेट्स थे। और उन 3500 में भी पता है क्या थी कैटेगरी? एक पोस्ट निकली थी PO जनरल की, एक निकली थी पोस्ट PO रूरल की। PO रूरल में ये कंडीशन थी कि आपको 10 साल गांव रूरल एरियाज में आपको बिताने पड़ेंगे। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था बिटवीन मेल्स और फीमेल्स, गांव में बिताने हैं आपको 10 ईयर्स। बट लकीली मेरा PO जनरल में सिलेक्शन हुआ था, तो अभी मुझे कुशन पोस्टिंग्स मिली है। तो ये सारा हुआ ऐसे। फिर BCom फाइनल ईयर में भी जब कर लिया, फिर MBA करा साथ में, तब मैंने एग्जाम्स दिए, तब भी देखो मेरा क्लियर नहीं हो रहे थे एग्जाम्स PO के, बट आई वॉज नेवर गिव अप। बहुत प्रैक्टिस किया। लास्ट अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर्स के जितने क्वेश्चन पेपर्स आए थे, बस मैंने वो सब प्रैक्टिस करना फिर शुरू किए। अपने टाइम में मैंने भी कोचिंग किया था चंडीगढ़ से, अराउंड 1 ईयर का लिया था कोचिंग। आई वॉज साइमल्टेनियसली MBA एंड साइमल्टेनियसली आई वॉज टेकिंग दिस कोचिंग। ऐसे ही मैं अपने आप को देखता हूँ, हमें अपने सीनियर्स ने गाइड किया था। आई वॉज सिटिंग लाइक यू आर सिटिंग टुडे हियर। उन्होंने हमें गाइड किया, उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस करो, जितने प्रीवियस पेपर्स हैं वो प्रैक्टिस करो, इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इंग्लिश न्यूज़ चैनल सुनो, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ो। मैंने जितने इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स थे मैं सब पढ़ता था फॉर करंट अवेयरनेस के लिए। अपना न्यूज़पेपर्स पढ़ना, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, सब कुछ। एंड थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो एक जो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज होती है ना, तो थोड़ा एक रिलेट, आई यूज्ड टू रिलेट। अभी तक कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में? बोर तो नहीं हो रहे ना? कुछ पूछना हो आपको अभी तक? SBI, हाँ जी। नहीं, अभी उसको भी रीएलोकेट करेंगे, कैसे करना है ना। अगर सेम एरिया में मान लीजिए 2 ब्रांचेज हैं, तो उनको मर्ज करके एक ब्रांच कर देंगे। फिर स्टाफ का जैसे रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से रैशनलाइजेशन किया जाएगा।
उनको भी रीएलोकेट करके अलग अलग पोस्ट डेजिग्नेशन क्रिएट करेंगे। हाँ, सब सब SBI मेंबर्स। देखिए, मेरा तो सिंपल मंत्र था, थोड़ा सा मैं अभी स्पिरिचुअल एंगल ला रहा हूँ, होप नो वन इज गेटिंग बोर्ड। मैं ना थोड़ा पॉजिटिव रहने के लिए ना मैं पॉजिटिव लोगों के साथ ही अपनी कंपनी रखता था। आई अवॉइडेड नेगेटिव पीपल इन माई लाइफ, क्योंकि पॉजिटिव जो पीपल होंगे ना दे विल ऑलवेज एम्पावर यू टू डू मोर इन लाइफ। फिर थोड़ा बहुत मेडिटेशन ने मुझे थोड़ा सा हेल्प किया कि टू बिकम मेंटली स्ट्रांग। लेकिन लाइफ में जाते हैं तो कि यू स्ट्रगल, बट देयर फैमिली सपोर्ट एक बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना अच्छा होता है, ठीक है। एंड अपना मोटिवेशन नहीं कम करना। आप मुझसे देखिए ना, 4-5 साल मैंने भी स्ट्रगल किया। अगर एक एग्जाम क्लियर किया तो उससे पहले 25-30 एग्जाम जो दिए वो फेल भी किया। मैं 25-30 एग्जाम फेल भी किया, तब जाकर मुझे इस एक एग्जाम में सक्सेस मिला। और जब सक्सेस मिला, बैंक ऑफ बड़ौदा का फाइनल PO क्लियर किया, ज्वाइन किया, रिजाइन किया। SBI चलो ज्वाइन किया, SBI के साथ साथ कैनरा बैंक PO फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में था, वो ज्वाइन नहीं किया मैंने। LIC क्लियर किया, वो ज्वाइन नहीं किया। PNB का क्लेरिकल था, वो मैंने ज्वाइनिंग लेटर वो ज्वाइन नहीं किया। सिंडिकेट बैंक का क्लेरिकल था, वो ज्वाइन किया। सिंडिकेट बैंक का क्लेरिकल क्लियर फाइनल था, सिंडिकेट बैंक का रिटर्न प्रोबेशनर का क्लियर किया था। फिर तब तक नौकरी लगे तो इंटरव्यू नहीं किया। कॉर्पोरेशन बैंक का चंडीगढ़ सिटी में सिर्फ 4 वैकेंसी था क्लेरिकल का, उन 4 में मेरा फाइनल नाम था। 28 फरवरी 2011 PNB क्लेरिकल का ज्वाइनिंग था और 1 मार्च 2011 SBI का ऑफिसर का ज्वाइनिंग था। ऐसा कंटिन्यूस था, दो फाइनल। तो जब क्लियर होता है ना बॉस, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एक लाइन से आपके क्लियर होने शुरू होते। तब कुछ इतने प्रैक्टिस दिया, पेपर 10 ईयर का पूरा किया, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़े, जनरल अवेयरनेस के लिए प्रतियोगिता दर्पण आप लिख लीजिए, चाहे एक मैगजीन आता है प्रतियोगिता दर्पण, जनरल अवेयरनेस के लिए वो उस टाइम के हिसाब से अभी भी वैसे इट इज देयर बेस्ट। IAS के है, वैसे भी इधर जनरल अवेयरनेस की तो बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छा वो है। उसके साथ साथ ये कुछ आते हैं, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स आती हैं, जागरणजोश.com, GKtoday.com, प्रतियोगिता दर्पण, कॉम्पिटिटिव का भी कुछ एग्जाम की कुछ आती है, तो वो लेकर मैं क्या करता था अपने यूनिवर्सिटी डेज में। जब मेरा MBA हो गया था, मेरा रीडिंग का बहुत अच्छा हैबिट था। आई यूज टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। पूरा न्यूज़पेपर को मैं स्कैन कर देता था फ्रॉम A to लेकर Z तक, छोड़ना नहीं है। 2 घंटे लगाने तो एक एक लाइन पढ़ डाल ली। पहले जनरल टाइम्स ऑफ इंडिया लेना, फिर बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना, जिस वजह से मेरा जनरल अवेयरनेस बहुत हाई था। और बैंक PO एग्जाम्स में कोई पुराना नहीं पूछते हिस्ट्री का, 6 महीने का ही पूछते हैं, मेनली फ्रॉम द बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका? हाँ, मैं सोचता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट सुना सबने? अपने टाइम को ना बस डिवाइड कर लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा 2-2 घंटे 3-3 घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक लो। अगर आपको इफेक्टिवली पढ़ना है, रिटेन करना है ना, तो उससे पहले आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना होगा। आप सिर्फ 24 घंटे 24 आवर्स इफ यू स्टडी नहीं जाता दिमाग में। ब्रेन नीड्स रेस्ट, रीप्रोसेसिंग, रिवीजन, ये सब कुछ होता है। टाइम मैनेज करिए आप। एक तो अपना 1-1 घंटा का एक सब्जेक्ट लीजिए। पहले आपने समझ लिया 1 घंटा मैथ्स किया, तो उस फिर नेक्स्ट आवर में ना आप कोई भी ना डेटा इंटरप्रिटेशन या कैलकुलेटिव चीज़ ना लीजिए। अगर आप मैथ्स छू रहे हैं, पहले DI ले रहे हैं, तो सेकेंड आवर में उससे एकदम उल्टा आप इंग्लिश पढ़िए या जनरल अवेयरनेस पढ़िए। आपको पता है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट मैंने कई बार पढ़ा था कि लेफ्ट ब्रेन आई थिंक लॉजिकल के लिए होता है, राइट ब्रेन इज फॉर थोड़ा मतलब लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल रीजनिंग, राइट ब्रेन थोड़ा इंग्लिश एंड उस टाइप के लिए। आप इसका इफेक्टिवली यूज करिए। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे ना तो आपका सब होगा। एक्सरसाइज प्रॉपरली, सुबह उठकर थोड़ा योगा प्राणायाम कीजिए, तो उससे कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। मेडिटेशन आप करते हैं ना, तो उससे इतना आपका पेशेंस लेवल हो जाता है ना, कि जैसे सर बोल रहे थे 5.5 घंटे, वो आपको इसीलिए आपका स्किल्स टेस्ट करने के लिए बैठा रहे हैं।
आपको सर यहाँ पर 12-12 घंटे बैठाते हैं, इट इज बिकॉज कि आपका स्किल्स टेस्ट हो रहा है, आपका पेशेंस बढ़ रहा है. डू नॉट लीव द क्लास इन बिटवीन. आई एम टेलिंग यू, आप अपना ही नुकसान करेंगे. यहाँ पर जो सिखाया जाता है, लिसन टू द फैकल्टी प्रॉपरली, डाउट्स है क्लियर करिए, डोंट लीव द क्लास इन बिटवीन. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूलिंग है कि आप किसी भी पब्लिक सेक्टर में जाएंगे तो आपको रूरल करना है. प्रेफरेबल यही होता है, नहीं लगा देंगे जरूरी नहीं है, बट प्रेफरेबल होता है कि आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं आप अपना रूरल असाइनमेंट कर लीजिए तो अच्छा रहता है फ्यूचर. हाँ आगे चलो. It has been a very positive step. However, there were some glitches in between. ठीक है. हुआ ये था कि डिमोनेटाइजेशन के वक्त बहुत अच्छा था, ब्लैक मनी काफ़ी आया, वापस आया बैंक्स में, काफ़ी डिपॉजिट्स, अपना कासा रेशियो काफ़ी बढ़ गया था. हाउएवर जो ग्लिचेस ये आए थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट प्रोवाइडेड प्रॉपर्ली. समझ रहे हैं, इतना बैंकों में मुश्किल हुआ, पब्लिक को इतना हुआ मुश्किल. आरबीआई ने जो ये प्रिंटिंग ऑफ नोट्स थे, सप्लाई पीछे से बहुत कम था, जिस वजह से पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हुआ, स्टाफ को बहुत प्रॉब्लम हुआ. बट इसकी वजह से ये हुआ है कि जो जितना ब्लैक मनी है, टैक्स इवेडर्स हैं, उनसे ये हो गया कि वापस सिस्टम में अब आ गया पैसा. इट हैज़ बीन अ पॉजिटिव स्टेप बट विथ सम ग्लिचेस इन बिटवीन. ठीक है. इसके लिए मेरे पास है एक आंसर. मैंने ना टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ किया था. स्मार्टफोन्स आजकल सबके पास है, तो रादर देन आप ठीक है व्हाट्सएप करिए, सब कुछ करिए, पर मैं क्या करता था ना, आजकल ऑनलाइन जितने भी आते हैं ना, जैसे पीडीएफ फॉर्मेट में मैं डाउनलोड करके ना, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था, लंच टाइम होता था, जनरल अवेयरनेस स्पेशली फॉर माय पीओ एग्जाम मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया था. जीके के कितने नोट्स में ऑनलाइन डाउनलोड करता था, एंड आई यूज टू रीड वेर एवर आई एम गोइंग ऑन अ ट्रेन. ट्रेन में कुछ करना नहीं है, थोड़ा चैटिंग बाद में कर लेंगे, करियर के बारे में भी सोचना है, तो ऑन जनरल अवेयरनेस मैंने वैसे प्रिपेयर हुआ. ठीक है. अपना इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़ लीजिए, ऑन वो भी आते हैं, एप्लीकेशंस हैं, तो आप ऐसे अपना टाइम, आई यूज टू यूटिलाइज इट, आई नेवर वेस्टेड माई टाइम. ठीक है. हाँ वो भी मैं आता हूँ उस पर. अभी पहले आपका जो एग्ज़ाम है, मैं अभी मेन फोकस उस पर है, उसके बाद सॉरी समझाने के बाद. हाँ जी. ऐसा नहीं, कॉमर्स है उसमें डिफरेंस है, बट ऐसा जॉब प्रोफाइल के लिए कुछ. आपका क्या बैकग्राउंड है? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यू आर, व्हाई आर यू कमिंग टू अ बैंक. आवाज़ आ रहा है? हाँ सर. तो पहले ऑडिबल था और उसे तो ऐसा ही, बस जैसे इकोनॉमिक रिसेशन आया था 2008 में, many engineers, I am sorry to say this, but many engineers had come for a clerical post in SBI. बोले कि हमारी कंपनी ने हमें निकाल दिया है, अब हमें नौकरी चाहिए, तो हम लोग क्लरिकल का काम करने के लिए आए हैं. आई एम सॉरी टू से दिस, नथिंग अगेंस्ट इंजीनियर्स, बट उस टाइम इकोनॉमिक रिसेशन ऐसा आया था कि नौकरी कहीं मिल नहीं रहा था, एंड SBI वाज द वन हु वाज रिक्रूटिंग इन मास नंबर्स एट दैट टाइम. तो ये ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं. देखिए आपके ना, अब जैसे मैं स्पेसिफिकली अब इस वाले पीओ पेपर पे आई एम कमिंग, यू आर देयर, प्रीलिम्स का 1 घंटे का सेक्शन है. एक तो रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से जाना है आपको, आप दीजिए एग्जाम 1 घंटे में, 1 आवर में 100 क्वेश्चन इज देयर, सेक्शनल कट ऑफ इज देयर. तो अपना अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए. आई वॉट माई स्ट्रेटेजी वॉज कि कभी भी जैसे 50 क्वेश्चन है ना, आई फर्स्ट स्पीक ऑफ माई, जब मेरा पेपर आया था 50 क्वेश्चन वॉज देयर इन ईच सेक्शन एंड सेक्शनल कट ऑफ वॉज देयर. तो मेरा ये था कि पहले हर सेक्शन का ना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है. समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही सेक्शन में पूरा टाइम करके अपना सारा टाइम बाकी वेस्ट कर दूं. तो मेरे टाइम में मैंने क्या किया, 50 क्वेश्चंस थे, तो अराउंड 25 क्वेश्चंस ईच सेक्शन आई हैड सॉल्व. तो 2 घंटे का टाइम था, तो आई हैड सॉल्व अराउंड 160 क्वेश्चंस एट माय टाइम. तो 25 25 25 25. सर को ऐसा कहना है कि जैसे उनके वो 200 मार्क्स का था पेपर, आपके वो 100 मार्क्स का है, आपके पास 1 आवर है, तो आप सबसे पहले एक जो स्कोर
भी आपने पर सेक्शन पहले कंप्लीट किया। तो आपका 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स प्रीलिम्स में, तो कितना हो गया 30 मार्क्स हो गया, 30 मार्क्स हो गया। मान लीजिए आपको इसके लिए एक अराउंड 35 टू 40 मिनट्स लग गया, मैं एटमोस्ट बोल रहा हूँ, मिनिमम 30 मार्क्स के लिए आपको 30 मिनट्स ही लगना चाहिए, ठीक है ना। 35 मिनट्स लग गए, 35 मिनट्स लग गए, अभी भी आपके पास 25 मिनट्स बाकी है और आप तीनों सेक्शन में पास हो गए। बचे हुए 20 से 25 मिनट्स में आपने अगर 10 से 15 सवाल भी कंप्लीट कर लिया, एक 30 सवाल लेके चलिए, ठीक है ना। 20 से 25 मिनट में आपका स्ट्रेटेजी ऐसा होना चाहिए कि 20 सवाल और कंप्लीट होने चाहिए। तो आपका ये स्कोर 50 आपका मोर देन इनफ है, ये समझिए, ठीक है। बट जो भी छुड़ाएंगे उसको प्रॉपर बिल्कुल सही छुड़ाइए। आप देखिए बेटा, पास होना ही स्कोरिंग है, आप समझिए। आईबीपीएस एसओ में इंग्लिश का कट ऑफ हार्डली 1 मार्क लगा है ओपन के लिए, इतनी बुरी गत आ गई है इंडिया पे। दुनिया मानती है हमारी इंग्लिश को, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या सभी से विनती है कि सर का स्पीच होने दीजिए, फिर क्वेश्चनिंग कीजिए, ठीक है ना। ठीक, थैंक यू। जैसे सर ने बोला पहले सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कीजिए और उसके लिए मंत्र इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी उतना ही बढ़ता जाएगा। स्पीड के चक्कर में क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। आप चाहे जितना कम अटेम्प्ट करिए, पर जितना करिए 110% वो सारे आंसर्स करेक्ट होने चाहिए। आंसर्स को ना वो मत कीजिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलो मैं तुक्का लगा देता हूँ तो आंसर होगा ठीक है, कुछ डोंट टेक दैट रिस्क, ठीक है। तो मेरा ये था, तो जब मैंने रिटन एग्जाम क्लियर किया, फिर उसके बाद आता है अपना ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के लिए भी नथिंग टू वरी, ठीक है। आप बस लेटेस्ट जो भी चल रहा है कंट्री में, बैंकिंग, स्पेशली बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स में, डीमोनेटाइजेशन, आगे देखिए आपको ये क्वेश्चन जो पेपर आ रहे हैं ना एसबीआई का, लेकर चलिए कि मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन अंडर जनरल अवेयरनेस सेक्शन डीमोनेटाइजेशन के ऊपर होंगे ही होंगे। इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर होते हैं क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के ऊपर होते हैं क्वेश्चंस की टेनिस में ये कप है किस चीज़ से रिलेटेड है, हु वन दिस ऑस्ट्रेलियन ओपन, हु वन दिस, जो मतलब एबीसी कुछ भी है जैसे। फिर स्पोर्ट्स में ये क्वेश्चंस हो गए, कुछ क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट डीमोनेटाइजेशन पे हो जाएंगे। ये क्वेश्चन तो आप एक अभी लिख लीजिए कि हु इज आवर लेटेस्ट आरबीआई गवर्नर, ये तो क्वेश्चन आ ही सकता है। तो ऐसे ऐसे जनरली पिछले जो 6 महीने का है वो आपसे पूछेंगे। तो अभी जैसे अप्रैल में हो रहा है एग्जाम, तो आप लेकर चलिए कि सितंबर ऑनवर्ड्स आप सितंबर टू द लेटेस्ट टिल डेट जो भी कुछ हुआ है जनरल अवेयरनेस में वो आपके टिप्स में होना चाहिए। सो यू विल बी एबल टू क्रैक इट। अंडर इंग्लिश सेक्शन आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, न्यूज़पेपर्स, टीवीज, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, जितना हो सके ना, कोशिश अगर हो सके, आई एम नॉट कंपेलिंग बट इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर इन इंग्लिश। क्योंकि ना जब आप बैंक में ज्वाइन करेंगे ना, कुछ कस्टमर्स ऐसे भी आएंगे जो कि हिंदी जानते ही नहीं है। मैं चंडीगढ़ से था, मेरा पोस्टिंग हुआ बेंगलोर कर्नाटका में। वहाँ बेंगलोर सिटी में तो आता है लोगों को हिंदी वगैरह, इट इज़ दे आर ओके, बट वंस यू गो आउटसाइड बेंगलोर, वहाँ लोकल लैंग्वेज या तो कन्नड़ा या थोड़ा हिंदी टूटा फूटा आता था। तो इसीलिए आई यूज टू कम्युनिकेट विद माई स्टाफ इन इंग्लिश। वहाँ लोगों को हिंदी नहीं समझ में आता था। अगर आपका जब तक इंग्लिश में यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट कि आपको क्या चाहिए। ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं। अब इसी इन दिस कंटेक्स्ट आई विल कम टू माय वर्क प्रोफाइल, ठीक है। इसलिए मैंने रखा था, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन आल्सो ऑफ रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। बात ये होता है कि वंस यू आर ज्वाइंड इन एज अ पीओ, ठीक है, आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, और एल्स यू कैन से एज द हनीमून पीरियड इन द बैंक, जिसमें आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आपको अंडर वेरियस वर्टिकल्स आपको ट्रेनिंग दी जाती है, फ्रॉम पी सेगमेंट टू पी सेगमेंट मतलब कार लोन, हाउसिंग लोन, जनरल बैंकिंग जो आप करते हैं, एफडीज जो आरडीज वगैरह, टू सम प्रोफाइल इन द एडवांसेस, लोन्स कैसे करने हैं अलग अलग, जैसे हाउसिंग लोन कैसे प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, फिर एजुकेशन लोन कैसे करना है, पेंशन लोन कैसे करना है। यू गेट टू मीट वेराइटी ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, बी इट आईटी, बी इट पेंशनर्स, बी इट हाउसवाइफ्स, बी इट कॉलेज टीचर्स। समझ रहे हैं कि आपको यू विल हैव टू मीट लाइक वेरियस पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, हाई प्रोफाइल कस्टमर्स टू अ कॉमन पीपल,
कैसे मैनेज करना है, कैसे इंटरेक्शन करना है। SBI ज्वाइन करने से पहले आई वॉज वेरी मच स्केर्ड कैसे इंटरेक्ट करना है, वो कॉन्फिडेंस पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ही नहीं आया था। बट बैंक हैज टॉट मी इतना सब कुछ ना कि आप सीख ही जाते हो कि यार कैसे बोलना है, कैसी भी सिचुएशन हो कुछ ना कुछ तो बोलकर आएंगे ही बस, इतना कोई टेंशन लेने का नीड नहीं है। पहले आई यूज्ड टू बी गेट वेरी मच स्कैर्ड कि अरे पब्लिक स्पीकिंग करना इतने लोगों के सामने कैसे करेंगे, होता ही है ना, कोई स्टेज पे आता है तो पहले ये सिचुएशन था। पर जब बैंक में आया इतना सब कुछ, इतना कस्टमर से बोलना होता है, दिन बस पूरा दिन बस बक 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 करके करना होता है। कस्टमर हैंडलिंग यही होता है। जैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, अब यू विल बी इम्प्रूविंग, आप कस्टमर्स हैंडल कर पाएंगे। कस्टमर विल बी वेरी मच डिमांडिंग एंड यू हैव टू मीट। एंड जैसे बोलते हैं ना, कस्टमर इज द गॉड, कस्टमर इज द किंग एंड ही इज ऑलवेज राइट। वैसे ही है यहाँ पे। ये मत समझिए कि नौकरी लग गया तो अपना बस हो गया, अब आगे और कुछ काम नहीं करना, अब ऐश करना है, 9 से 5 का नौकरी, ऐसा नहीं है। समझ रहे? 9 से 5 का नौकरी नहीं है यहाँ पर। पोस्ट ज्वाइनिंग आपका शुरू, आपका पूरा वो ग्रिलिंग होता है। 2 साल आपका प्रोबेशन रहेगा, हर एरिया में मिलेगा। तो मेरा प्रोफाइल ऐसा रहा है, मैं करंट से शुरू करके पीछे जाता हूँ। अभी मैं जैसे हूँ रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। ट्रेजरी का नाम सबने सुना है? बैंक CRR SLR RBI मॉनेटरी पॉलिसी में बोलता है और हर बैंक को फॉलो करना होता है। ट्रेजरी मोटा मोटा वही है। ओवरऑल पिक्चर मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, अभी इतना नीड भी नहीं है एट दिस स्टेट। ठीक है, तो अभी राइट नाउ आई एम अंडर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अंडर मिड ऑफिस ट्रेजरी में। तो जो भी बैंक बॉन्ड्स में डील करता है, इक्विटी शेयर मार्केट्स में डील करता है, फॉरेक्स में डील करता है, डॉलर रुपी कितना है, कैनेडियन डॉलर कितना है, जापानीज येन रुपी कितना है, तो वो भी जो बैंक अपना डीलिंग रूम एक होता है यहाँ पे, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस होता है वो सब डील करता है, सब मेंटेन करता है। CRR SLR गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होते हैं उसमें डील करता है। तो बेसिकली फ्रंट ऑफिस सब ये सब कुछ डीलिंग करता है। मिड ऑफिस का रोल होता है जिसमें आई एम वर्किंग, फ्रंट ऑफिस को मॉनिटर करना। क्योंकि क्या होता है कि हर बैंक के ना लिमिट्स होते हैं, कुछ प्रिस्क्राइब्ड इंटरनल लिमिट्स होते हैं कि किसी भी चीज़ में पैसा एक लिमिट से बियॉन्ड नहीं लगाना, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है, आप सबका ही पैसा है जो लगाते हैं। डिमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ? बैंकों के पास पैसा बहुत आ गया, अब कहाँ लगाए? आइडल मनी पड़ा है, कहीं तो इन्वेस्ट करना ही है ना। लोन के रेट कम हो गए, FD के रेट कम हो गए, अब वो पैसा लगाए कहाँ? बैंक को प्रॉफिट भी तो करना है ना, तभी तो वो फिर आप लोगों के मतलब जो ब्याज देते हैं इसमें, तभी तो हो पाएगा। तो फिर वो सारा क्या हुआ कि बॉन्ड मार्केट में लगाया बैंक ने। बॉन्ड मार्केट में लगाया तो उससे क्या बोलते हैं कि जो रिटर्न मिलता है ना, यील्ड्स एक होता है, YTM कंसेप्ट पढ़िएगा। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है बिकॉज इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू दिस क्लास। बॉन्ड का जो एक यील्ड होता है वो परसेंटेज बढ़ता है, मार्केट प्राइस से लिंक होता है। तो कैसे बैंक को उससे पैसा मिलता है? तो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को परचेज की और क्या किया, रिवर्स रेपो। एक सबने नाम सुना है? सुना है? पता है ना क्या होता है? जो कमर्शियल बैंक्स RBI को लेंड करते हैं, तो वही सारा पैसा जो आया डिमोनेटाइजेशन में RBI को लेंड कर दिया एट अ सर्टन, जो भी करंट रेपो रेट अभी जो चल रहा है उस ब्याज पे। तो हमारा काम क्या है एज अ मिड ऑफिस, वो हम मॉनिटर करते हैं कि कितना लिमिट है, क्या वो ब्रीच तो नहीं हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट का ये है कि हर चीज़ में आजकल रिस्क है, उसको मैनेज रिस्क करके कैसे हमें रिटर्न लाना है, मैक्सिमम रिटर्न, वो काम होता है हमारे डिपार्टमेंट का। हमें जैसे इन्वेस्ट बैंक ने म्यूचुअल फंड्स में किया है, बैंक ने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है, कितना % रिटर्न आ रहा है, किस शेयर में लॉस आ रहा है, अगर वो लॉस आ रहा है तो हम उसको कितने देर तक होल्ड कर सकते हैं।